जी, अस्सलाम वालेकुम असद। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। Uh, let's start because we cannot wait for everyone to turn up. Uh, Today we are going to discuss about the resource management, जो कि मुझे लास्ट टाइम करना था लेकिन ड्यू टू सम स्लाइड्स मिसिंग तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका था। तो we will be talking about it today. इसमें लास्ट टाइम जैसा कि मैंने बताया था कि दो 6 प्रोसेसेस हैं, जो कि टोटल 49 जो प्रोसेसेस हैं उसमें से 6 प्रोसेसेस रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो इसमें बहुत जैसे ये एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्स जो था पहले शेड्यूल मैनेजमेंट में हुआ करता था, जो कि अब यहाँ मूव कर दिए इन्होंने रिसोर्स मैनेजमेंट में। और ये जो 3 हैं ये तो पहले भी होते थे। कंट्रोल रिसोर्सेस का नहीं होता था पहले, लेकिन ये इन्होंने एक ऐड किया है इसमें कंट्रोल रिसोर्सेस, और ये शेड्यूल मैनेजमेंट से निकाल के इसको इन्होंने रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐड किया। तो पहले 4 होते थे, तो अब 2 प्रोसेसेस यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से अब ये 6 प्रोसेसेस हो चुके हैं यहाँ पर। व्हाट इज रिसोर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिसोर्सेज क्या है? एक तो फिजिकल रिसोर्सेज हैं और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स है। फिजिकल रिसोर्सेज में मटेरियल रिसोर्सेज आते हैं। जैसे अब ये ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो इनको भी मतलब अगर जिस तरह की नेचर ऑफ जॉब होगी उसी तरह से उसके रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। तो फिर ये नहीं कह सकते कि जी टाइम पे हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हम नहीं कर सके। या अब आप मेरी बार बार मैं एक बात जो कह रहा हूँ वो रिसोर्स वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो हमारे एनवायरनमेंट में इसको रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स नहीं है बेसिकली। इसको इंग्लिश में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो रिसोर्सेज है। सो इसको मैं इसीलिए रिसोर्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। So we'll be talking about these 2 resources in this chapter. Project resource management, it is the process to identify, acquire and manage the resources needed for the successful completion of the project. तो ये आपको दोनों resources चाहिए होते हैं to complete the project on time and on budget. अगर ये ना हो तो फिर you have to face the issues in dealing with the project. Use your resources effectively, efficiently and economically for project success. So आपको इन तीनों को efficiently, effectively और economically यूज करना होता है। ये नहीं कि अगर पैसा है तो उसको बर्बाद करें, उससे प्रोजेक्ट ये जो आपकी प्रोजेक्ट सक्सेस है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास बजट के इश्यूज आ जाते हैं। इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी के हवाले से मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ। याद हो अगर क्वालिटी में मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास 2 लोग हैं जो जिनको हमने काम पे हायर किया है, तो एक जो बंदा है वो दिन में 70 शर्ट्स सीता है और एक बंदा जो है वो 80 शर्ट्स सीता है। बल्कि 100 शर्ट सीता है, लेकिन उस 100 में से 20 जो है वो नॉर्मली उससे उसमें गलती होती है, तो वो उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो 80 आता है। और एक जो है वो 70 जो सीता है वो 70 के 70 उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। तो हम हायरिंग के टाइम पे ये देखेंगे कि इसमें जो 70 वाला है हम उसे हायर करेंगे क्योंकि उसके काम में क्वालिटी है, 80 वाले को नहीं। तो 80 वाला जो है वो एफिशिएंट कहलाता है, 70 वाला इफेक्टिव कहलाता है। तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू बी इकोनॉमिकल एज वेल।
ये ना हो कि वो जो 100 सी रहा है, वो जो 20 खराब कर रहा है उसको फिर आपको या तो वो वेस्ट होगा या उसको रीवर्क करना पड़ेगा। जब वो रीवर्क करेंगे तो उसमें टाइम ज़ाया होगा, उस टाइम को और टाइम के साथ साथ पैसा भी लगेगा। तो आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इकोनॉमिकल भी होना ज़रूरी है। सो इफेक्टिविटी अपनी जगह पे, एफिशिएंसी अपनी जगह पे, but on top of it, it has to be economical as well. So this is how you can describe this picture. What is resource management? Listing what resources you need, estimating how many of those resources you need, and making a schedule that meets your deadline. So this is, in short, रिसोर्स मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है। अच्छा जी, इसके लिए एक्सपर्ट जजमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या तक एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आपने एक चीज़ और नोट पता नहीं की है या नहीं की है, लेकिन अगर हम पीछे चलें इसमें तमाम लेक्चर्स में, तो जो पीएमआई का जो पर्सपेक्टिव है वो 3 चीज़ों पर है। एक है इनपुट, कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या इनपुट्स दरकार हैं, वो प्रोसेस इटसेल्फ उसमें क्या हो रहा है, और जो उसका आउटपुट है। तो जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा इनपुट प्लस जो आपका जो प्रोसेस इटसेल्फ है, उसमें आप जो टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं उसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड करता है। तो ये जो एक्सपर्ट जजमेंट है ये इनपुट है। इसमें जो प्रोसेस होगा वो बहुत सारे मतलब जो एस्टिमेशन के लिए जो खास तौर पे जो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है वो बताता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे और क्या कितनी अमाउंट या कितना पैसा लगेगा उसके लिए। तो एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपके अपने एंड पे भी पहले आपको वर्किंग करनी होती है, फिर आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, देन यू कम अप विद द एंड रिजल्ट और उसके लिए जो टूल्स और टेक्निक्स हैं। लेकिन हम इस स्टेज पे टूल्स और टेक्निक्स और इन सारी डिटेल्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी आपको लग तो रहा होगा कि हमने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन जितना हमने आपको पढ़ा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। लेकिन जितना पढ़ा है वो इतना सफिशिएंट ज़रूर है कि आपको अगर इसकी चीज़ें अगर याद हो तो आपका जो इनिशियल इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू, वो आप बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे विदाउट एनी इशू। तो बहरहाल वो मेरी सजेशन है कि आपने इसको उसी तरह से लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लेते तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। एस्टिमेट कॉस्ट टेक्निक्स। जो कॉस्ट टेक्निक्स के लिए सबसे पहला जो इनपुट है वो एक्सपर्ट जजमेंट का ही है। वो एक्सपर्ट जो है वो आपको बताएगा एनालॉगस एस्टिमेटिंग करनी है या पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग करनी है या बॉटम अप एस्टिमेटिंग करनी है या 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग करनी है। उस इन तीनों में से, इन चारों में से जो भी टेक्निक आप यूज करते हैं उसके लिए आपको कंटिजेंसी रिजर्व और मैनेजमेंट रिजर्व को देखना पड़ेगा, और उस ऑन टॉप ऑफ इट उसके ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितने लग रहा है उसको मिला के फिर आप अपना मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। उसकी बेसिस पे वेंडर का जो वेंडर्स ने जो अपने बिड सबमिट किए उसको एनालाइज करेंगे और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो these are various methods: एनालॉगस, पैरामेट्रिक, 3 पॉइंट एंड बॉटम अप एस्टिमेटिंग। बॉटम अप हम पहले ही कर चुके हैं। एनालॉगस में बताता है कि जी प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट है तो उसकी बेसिस पे करते हैं। पैरामेट्रिक में जो इंडिविजुअल टास्क होती है उन सबकी एस्टिमेशन करके और उसको सब कुछ सम टोटल करके और फिर आप नए प्रोजेक्ट्स पे उसको यूज करते हैं। और 3 पॉइंट के लिए आपको मोंटे कार्लो एनालिसिस यूज करना होता है जिसमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक ड्यूरेशंस यूज होते हैं फॉर एस्टिमेशन। ये और यही चीज़ पैसों के लिए भी इस्तेमाल होती है और उसके नतीजे में आपके पास जो चीज़ निकल के आती है वो होता है एस कर्व। और ये अब मैं जो बातें कर रहा हूँ उम्मीद ये है कि अब वो आपको फ्रेंच नहीं लग रही होगी। ये
ये वो बातें हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एस्टिमेशन जो मेथड्स हैं उसमें हाई एक्यूरेसी एंड डिटेल, ये आप इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से चलता है कि आप एक्सपर्ट जजमेंट की बेसिस पे 3 पॉइंट एस्टिमेशन, कंपैरेटिव एस्टिमेट, पैरामेट्रिक एस्टिमेट एंड देन बॉटम अप एस्टिमेट की तरफ जाते हैं। तो ये आपको जो है बेसिकली मोर एक्यूरेट फिगर्स बताएगा इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट और शेड्यूल की जो एस्टिमेशन है, इन दोनों में आपका जो बॉटम अप एस्टिमेट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बॉटम अप एस्टिमेशन, क्योंकि आप जब एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर भी जॉब कहीं शुरू करेंगे तो आपका जो बॉस है वो यहाँ पर होगा, लेकिन वो आपको काम ये वाला देगा। तो ये वाला इसलिए देगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने अगर इसके ऊपर कमांड हासिल कर ली तो ये आप एक्चुअली आपको लगेगा कि जी मैं तो एक्सपर्ट बनने के लिए तो मुझे यहाँ होना चाहिए था, तो इसको तो नीचे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये जब आपको ये आ जाएगा तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं हाउ यू सी योर प्रोजेक्ट। ओके देन ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने कहा था कि आप इसको पढ़कर आएंगे और सवाल पूछेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी चांद रात में देर है। तो बहरहाल मैं अभी भी इसको मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं फिर यही समझूंगा कि नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज ये मैं 2 मरतबा बता चुका हूँ इस स्क्रीन को। अगेन लेट मी टेल यू, ये जो आपको जितनी भी पिक्चर्स की सूरत में आपको जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे या इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे आपको ये ब्लॉक डायग्राम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो probably in the final exam there will be one diagram जो कि ब्लॉक डायग्राम होगी और उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में। सो अगर कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो आपकी मर्जी है, मैं इसमें और कुछ नहीं कहूँगा। So my expectation is that you will work on this slide as well. अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट की। रिसोर्स मैनेजमेंट में अब जो हम जितनी चीज़ें डिस्कस करेंगे ये 4-5 स्लाइड्स में, ये सारे रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। और इन अच्छा, अब मैं एक बात और भी बता दूं कि आपको जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन नटशेल वाली जो स्लाइड मैंने शेयर की थी उसमें ये चीज़ अभी नहीं मिलेगी आपको। तो ये वाली जो एडिशन है ये मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। तो अब आप उसको डिलीट करके और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट वन इन दिस होल सिनेरियो। ये चूंकि लास्ट टाइम मेरे पास कंप्लीट नहीं थी, अभी भी थोड़ी सी रहती है, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट और मेरी कोशिश है कि वो मैं सारी कंप्लीट करके उसमें जब डाल दूँ तब मैं उसे अपलोड करूँ। लेकिन अगर वो नहीं भी होती है तो जितनी इस वक्त है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा कंप्लीट है हर रिस्पेक्ट से। सो माय सजेशन इज दैट यू शुड डाउनलोड इट एंड गो थ्रू इट वेरी थॉरोली। अब लीन जो है, लीन JIT और अभी आगे और 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 5S है और इसी तरह कैनबैन है या एक और है। इसी तरह की 4-5 अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस तो नहीं कहेंगे, ये प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होते हैं और ये टूल्स हैं फॉर इम्प्रूविंग योर प्रोडक्शन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में ये सारे प्रोसेसेस बहुत इफेक्टिवली यूज होते हैं, जिसमें से एक है लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस करता है वो कहता है कि टू रिमूव वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अ प्रोसेस। बस ये लीन की यहाँ पर सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन ही बताई गई है, इससे ज़्यादा इस स्टेज पे हम अभी आगे इतना ज़्यादा नहीं चलेंगे। We will just be going through it very, very superficially.
क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट ज़्यादा बनता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। लेकिन एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर सपोज टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट लीन भी कोई चीज़ होती है। तो जब आप प्रैक्टिकली जब काम कर रहे होंगे तो उसमें आपने नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर वहाँ अभी इसको आपने इतना डिटेल में नहीं भी पढ़ा है तो जब आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में होंगे तो उस वक्त आप इसी चीज़ को जब नेट पे सर्च करेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू, और इससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद है 6 स्टेप साइकिल ऑफ काइजन। यस, दिस वाज द अदर एरिया व्हिच आई वाज अबाउट टू टेल यू। एक कैनबैन है, इसी तरह से काइजन है, JIT है, अभी ये और आएगा। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस है। 5S है जिसको अभी इन्होंने 6S कर दिया है, तो कहीं पर आपको ये 10S भी नज़र आएगा, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक्स हैं वो बेसिक जो है वो 5S टूल ही कहलाता है। तो 6 स्टेप साइकिल ऑफ काइजन में आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये अगर आप इसको कंपेयर करें पिछली जो हमने चैप्टर्स में जैसे रिस्क के हवाले से या आपके जो EMV की कैलकुलेशंस में, तो और इसी तरह सिक्स सिग्मा में अगर आप इसको देखें तो इसी तरह की साइकिल्स आपको नज़र आती हैं। तो साइकिल नज़र आने का मतलब ये कि मोर और लेस चीज़ें वही हैं, लेकिन हर एक की एप्लीकेशन अलग अलग है। तो एप्लीकेशन अलग होने की वजह से इसके नाम अलग अलग हो गए हैं। अदरवाइज जो इंटरनली इसमें जो चीज़ें होती हैं वो 90% ऑफ द टाइम सेम चीज़ें हैं, चाहे वो सिक्स सिग्मा में ले लें चाहे ये काइजन में ले लें। तो ये भी आप जैसे इस स्टेज पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वी जस्ट हैव टू हैव आइडिया कि व्हाट मतलब कम से कम कल को जब आप इंडस्ट्री में हो और वहाँ पर अगर आपकी जो मैनेजर्स हैं वो आपस में काइजन काइजन या 5S या JIT और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी अगर यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये तो कोई फ्रेंच में बातें हो रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर very much used in the industry. So identify problem, then analyze current process, create solution, test the solution, measure and analyze the results, and standardize the solution. तो मतलब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एनालाइज किया, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन को टेस्ट किया, अगर वो टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो मैच कर जाते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ, तो फिर वो आपका एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन बन जाता है। सो दिस इज द 6 स्टेप साइकिल ऑफ काइजन। और काइजन का जो दूसरा वर्ड इसके लिए जो यूज होता है वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसके बाद है ये जी 5S एक्सप्लेनेशन। तो 5S में ये जो अलग से आपको जो सेफ्टी नजर आ रहा है 5S एक्सप्लेनेशन के नीचे, उसकी वजह यह है कि जो 5S हैं वो तो ये नीचे मेजर दिए हुए हैं जिसमें सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। तो चूंकि सेफ्टी जो है वो इंडस्ट्री का एक बिल्ट इन फीचर होना चाहिए और होता है, तो इस वजह से उसको इन्होंने 5S में एज अ सेपरेट एस इसको इंक्लूड नहीं किया है। अदरवाइज बिकॉज इट इज़ वेरी मच बिल्ट इन फीचर ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, अगर सेफ्टी नहीं है तो आपकी ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। तो वेस्ट में ह्यूमन लाइफ को जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसी वजह से उन्होंने सेफ्टी को सबसे टॉप पे रखा होता है। सो 5S को अगर हम 6S कहें, अगर कहीं पर 6S नजर आएगा तो जो 6th S होगा वो सेफ्टी के बाद बारे में बात कर रहा होगा। लेकिन ये जो 5S का जो कॉन्सेप्ट है ये जापानीज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अपनी मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में। इस वक्त आपको जो जापानीज जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलती हैं उसमें आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शन से मिलती है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बैक एंड पे ये सारे प्रोसेसेस जो है उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है। यहाँ से आप सुजुकी खरीदें और एक जापान से सुजुकी खरीदें तो आपको दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। टोयोटा क्यों ऊपर है? टोयोटा बेसिकली वही का प्रोडक्ट है आपका जापान का। तो आप देखें कि अगर कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो
सुजुकी के मुकाबले में लोग प्रेफर करते हैं टोयोटा को, इसीलिए प्रेफर करते हैं कि टोयोटा में तमाम तर फीचर्स जो हैं वो अपने पीक पर आपको नजर आते हैं। और उसके बैक एंड पे उन्होंने अपने यहाँ जो है ये 5S का कॉन्सेप्ट बहुत शिद्दत के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो सॉल्ट में यह है कि व्हेन इन डाउट मूव इट आउट, रेड टैग टेक्निक। अब ये सॉल्ट में मतलब ये है कि आप जैसे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे अगर टोयोटा की ही मिसाल लें कि एक वो प्रोडक्शन लाइन होगी, उसमें कन्वेयर बेल्ट पे अगर कार का प्रोडक्ट बन के आ रहा है कोई, तो वहाँ पर जहाँ आपको डाउट होता है उसको फौरन आपने अलग करना होता है, तो ये कहलाएगा सॉर्टिंग। तो जो सही प्रोडक्ट है उसको आपने आगे जाने देना है, जो सही नहीं है उसको आउट कर देना है। सेट इन ऑर्डर, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ये है सेट इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट के, जिसको जो चीज़ जहाँ पर होना चाहिए उसको वहीं पर होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब हम सब, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को उससे अलग नहीं करता कि हम इवन अपने जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप होते हैं इनको भी हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते कि आ, कोई फाइल कहीं सेव होती है, कोई फाइल, कम से कम मेरे साथ ऐसा ज़रूर है। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसमें अपने आप को मुकर्रा नहीं कहता। तो 5S में तो आपको जो चीज़ भी है उसको अपनी जगह पे रखना ज़रूरी होता है। अगर वो अपनी जगह पे नहीं होगी तो आपको टाइम पे नहीं मिलेगी, टाइम पे नहीं मिलेगी तो डिले आएगा, डिले की वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। शाइन, जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी, क्लीन एंड इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट थ्रू क्लीनिंग। तो ये मतलब इसके कॉन्सेप्ट है कि शाइन क्यों करना है, उसको साफ होना चाहिए, आपका जो वर्क प्लेस है वो साफ होना चाहिए, हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको काम करने में तो बहुत मज़ा भी आएगा। 5S में स्टैंडर्डाइज, अब ये जो इसको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करते जाएं। जैसे ये सॉर्टिंग का प्रोसेस है उसको आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसी तरह से होगा, ऑर्डर का प्रोसेस इसी तरह, शाइन का। और जो इसके बाद वाला पार्ट है कि जी मेक अप द रूल्स, फॉलो एंड एनफोर्स देम। तो जो रूल्स बनाते हैं उनको फॉलो करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो जो हमारे मुल्क का हाल है वही है कि रूल्स तो बने हुए हैं लेकिन जो सबसे पहले वायलेट करता है उस रूल को, वो बनाने वाले ही सबसे पहले उसको वायलेट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज होकर नहीं मिलती। जब स्टैंडर्डाइज नहीं होती है तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो स्विचेस होते हैं, तो किसी किसी जगह बड़े स्विच लगते हैं तो कहीं छोटे लगते हैं, तो कहीं कुछ। आप अमेरिका, कनाडा और इसी तरह वेस्टर्न यूरोप में चले जाएं तो आपको एक सर्टन स्टैंडर्ड मिलेगा, उससे प्लस माइनस कोई भी चीज़ नहीं होगी, हर चीज़ स्टैंडर्ड पे बनेगी और उसको वो बहुत फोर्सफुली इन्फोर्स करते हैं कि उसमें कोई हैंकी पैंकी और इस तरह की ऊट पटांग हरकतें ना हो। उसके बाद कहता है जी सस्टेन पार्ट ऑफ डेली वर्क एंड इट बिकम्स अ हैबिट। तो आपकी जो चीज़ आप रोज़मर्रा बेसिस पे करते हैं, अगर आपने उसमें एक ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, जो कि ये वाला पार्ट है सेट इन ऑर्डर, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आप रेगुलरली जब करते रहते हैं कंटिन्यूसली ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो फिर आपकी हैबिट बन जाती है। जब हैबिट बन जाती है तो फिर आपको वो चीज़ अनोखी नहीं लगती। इनिशियली आपको ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगेंगी, जब कौन इन सारे चक्कर में पड़े, जो मुझे जैसा भी है उसको एक दफ़ा करके जान छुड़ाऊँ। तो जो आपका प्रोसेस है इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती। 5S, तो दिस इज एंड सेफ्टी इज ऑन टॉप। तो इसको इसका इन्होंने पार्ट नहीं रखा है, बट इट इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस 5X। सो आप आई थिंक के आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज 5S। इसके बाद जी कहता है कि पुश वर्सेस पुल। अब इसमें तस्वीर को ही देख लें तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि जैसे जो बंदा इसको पुश कर रहा है उसमें आप देखेंगे उसने जो चीज़ें रखी हुई हैं वो आगे पीछे हुई भी हैं, उसमें ब्लॉक्स जितने भी हैं वो बीच में गैप्स भी हैं। और वही चीज़ पुल में जो है वो आपको बहुत ही ऑर्डर में चीज़ें रखी हुई हैं और उसके लिए वो बड़ा आसान हो गया है कि चीज़ों को आगे मूव कर सकता है। तो वैसे भी अगर आपको देखें, अगर आप अपने आप के ऊपर भी नज़र डालें, तो अगर आपको मैं अपना हाथ बढ़ाऊँ हेल्प करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है या मैं आपको धक्का दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली पुल अप्रोच जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है।
तो वही चीज़ अप्लाई होती है मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में। प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेशन, एंटिसिपेटेड यूजेजेस, लार्ज लॉट्स, हाई इन्वेंटरीज, वेस्ट मैनेजमेंट बाय फायर फाइटिंग, पुअर कम्युनिकेशन। तो पुल अप्रोच में ये सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं। पुश में ये होते हैं। पुल में आता है जी प्रोडक्शन प्रिसीशन, एक्चुअल कंजम्पशन, स्मॉल लॉट्स, लो इन्वेंटरीज, वेस्ट रिडक्शन, मैनेजमेंट बाय साइट, बेटर कम्युनिकेशन। ये इन्हीं के अगेंस्ट आपको, ये लार्ज लॉट्स है तो ये स्मॉल लॉट्स हो गया, हाई इन्वेंट्री है तो लो इन्वेंट्री हो गया, वेस्ट हो गया तो वेस्ट रिडक्शन हो गया, मैनेजमेंट बाय फायर फाइटिंग, मैनेजमेंट बाय साइट, पुअर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेशन, प्रोडक्शन प्रिसीशन एंड एंटिसिपेटेड यूजेजेस एंड एक्चुअल कंजम्पशन। ये दोनों जो है वो आपस में लिंक्ड है, तो ये और एक दूसरे के अपोजिट है। तो पुश वर्सेस पुल में मेक ऑल वी कैन जस्ट इन केस, मेक व्हाट्स नीडेड व्हेन वी नीड इट। जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त वो आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके सामने भी नहीं आनी चाहिए, ताकि आप उसको आसानी से उसके साथ डील कर सकें। उसके बाद जी critical chain एक another way of dealing with the resource management। इसमें भी वही साइकिल बनी हुई है आपके सामने। रिसोर्स डिपेंडेंसीज, आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है उस वक्त, उस जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका होना टाइम से पहले ज़रूरी है। ये ज़्यादातर ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं ये आपको मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। इसके बाद ये कहता है कि जी रिसोर्स लेवलिंग, कि जो आपने रिसोर्सेज रखे हैं, तो अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं रिसोर्स लेवलिंग की, कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा नेटवर्क है, अब मैं उसके एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने उसके कंट्रोल रूम में जॉब की हुई है, वहाँ पर हम लोग यही करते थे। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो कि इलेक्ट्रिक की वो 3000 मेगावाट है, और जो डिमांड है वो 3500 मेगावाट है। 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है जो कि आपको वापडा से मिलता है, या आईपीपी से आप परचेज करते हैं वो पावर। तो अब ये जो 3000 मेगावाट जो इन्होंने रखा है, उसका रीज़न ये है कि आपकी जो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट है वो 3000 मेगावाट्स की है, जो कि आप पूरे दिन में अगर आप उसको देखेंगे, उसका अगर कभी आप में से जो कोई कभी इलेक्ट्रिक में अगर जॉब का मौका मिला तो वहाँ पर आप देखेंगे तो तकरीबन 27-2800 मेगावाट्स जो है वो थ्रू आउट द डे कांस्टेंट होता है। लेकिन मगरिब के टाइम पे ख़ास तौर पे एकदम से जो पीक है वो शूट करता है। इसीलिए इन्होंने 6 से 10 बजे तक रात का जो टाइम है उसमें जो इसका इन्होंने टैरिफ सेट किया है वो ज़रा महंगा होता है एज कम्पेयर टू डे टाइम कंजम्पशन। तो उसकी वजह यह है कि वो उनके पास चूंकि उसका उस वक्त शॉर्टफॉल होता है, और अगर वो उस वक्त आईपीपी से या मतलब फर्नेस ऑयल जला के उसको या वापड़ा से लेके अगर आपको सप्लाई करते हैं तो वो उनको बिजली महंगी पड़ती है, जो वो उनको खुद महंगी पड़ती है तो फिर वो आपको महंगी बेचते भी हैं। सो ये बेसिकली रिसोर्स लेवलिंग कहलाता है। रिसोर्स लेवलिंग की एक वीडियो है जो कि मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और उसमें इसमें एक प्रॉब्लम होता है, तो वो अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिसोर्स लेवलिंग कैसे की जाती है। तो उस पूरी वीडियो में आपको उसका रिसोर्सेज की लेवलिंग किस तरह करनी होती है, किस तरह से लोगों को इधर से उधर मूव करना होता है, रिसोर्सेज को मूव करना होता है, ताकि आपका जो, मैं इसके अगली अगली डायग्राम जो आएगी उसमें भी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिल जाएगा। रिसोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये कि जब आपको ज़रूरत है तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उस वक्त आप भागम भाग ना करें कि जी अब मैं कहाँ से लाऊं, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो ये दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। देन मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, मल्टीटास्किंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता चुका हूँ। हम जब ये शेड्यूल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो टास्क होती हैं उसको सेग्रीगेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो वो कहलाती है मल्टीटास्किंग। देन बफर्स
बफर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इंग्लिश में कुशन कहलाता है। कुशन जो है वो यूँ समझ लें कि जैसे अगर आप रात में लेटते हैं तो आपको तकिए की ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए कि आपके जो बॉडी का जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे जो बॉडी है, उन दोनों की दरमियान गर्दन के पास जो है वो एक गैप आता है। तो अगर वो गैप के पास अगर आपको कंफर्ट ना मिले तो सुबह में आपको गर्दन में दर्द होता है। उस दर्द को रिड्यूस करने के लिए आप तकिया इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में कुशन कहते हैं। तो जो तकिया इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गर्दन में पेन नहीं होता उससे। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जब आपका जो प्रोसेस होता है उसमें आपको बफर्स रखने होते हैं ताकि आपको एंड टाइम पे वो जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको इश्यूज ना आए, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो, इसलिए उसको बफर। इसी तरह से जैसे अगर हम कराची के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो कराची जो एक्चुअल कराची है वो ख़त्म हो जाता है सफेसन पे, और जो न्यू कराची है वो शुरू होता है नागिन चौरंगी से। बीच में जो शादमान टाउन का जो पूरा एरिया है उसका एक और नाम जो है वो बफर जोन भी है। तो बफर जोन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो ओल्ड कराची को न्यू कराची के साथ लिंक कर रहा है, इस वजह से उसका नाम बफर जोन रखा गया था। तो ये जो मैं बातें इस तरह की जो बताता हूँ ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस होता है ये उसकी बेसिस पे ये सारी बातें आती हैं। तो आपको इसको चीज़ों को इसी तरह से देखना, सोचना और समझना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आ जाएंगी तो यू विल बी वेरी क्विकली यू विल रीच टू द टॉप पोजीशन। सो बफर्स में इसने बताया कि रिसोर्स बफर्स होते हैं, मतलब आपके पास अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका जो अल्टरनेट है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो ये आपका रिसोर्स बफर हो जाएगा। फीडिंग बफर्स, फीडिंग यहाँ पर जो मीनिंग है ये वो नहीं है कि जो दूध पिलाने वाला जो फीडर होता है उसकी बात कर रहा है। फीडिंग बफर का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन लाइन होती है उसमें आपके पास जैसे मतलब अगर आपकी या यूँ समझ लें कि जैसे किसी स्टोर में एक दिन में किसी एक प्रोडक्ट की 100 पीस बिकते हैं, तो आप अपने स्टोर में डेली के डेली 100 पीस नहीं मंगवाते, आप उसमें 100 से ज़्यादा मंगवाते हैं। 100, 110, 120 के करीब पीसेज आप रखेंगे। इसकी वजह ये है कि कभी कोई मन चला घूमते फिरते उस इलाके का रहने वाला ना हो और वो आके अगर कोई चीज़ आपसे पूछे तो ऐसा ना हो कि आपने 100 की रिक्वायरमेंट थी तो आपने 100 ही रखा, तो जो उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होगी वो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकोगे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू नीड टू हैव बफर। उसके बाद प्रोजेक्ट बफर्स, इसी तरह आपके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी मतलब एक ही वक्त में सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तो फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भाग दौड़ करूंगा। आपने साथ साथ उसको भी बैक एंड पे उसको चलाते रहना होता है। उससे रिलेटेड जितने रिसोर्सेज और सारी वर्किंग होती है उसकी प्लानिंग होती है वो साइमल्टेनियसली करनी होती है ताकि जैसे ही एक प्रोजेक्ट खत्म होता है आप दूसरा प्रोजेक्ट फौरन इसको स्टार्ट कर सकें। ये इस तरह की, ये जो है आपकी बेसिकली इस पूरे को क्रिटिकल चेन कहते हैं। ये जो है ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा, आपको आज आज या कल में लोड कर दूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि ये आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करके मुझे सबमिट करेंगे, और अगर मैं एज असाइनमेंट नहीं दूंगा तो फिर फाइनल में आ जाएगा ये इस तरह की कोई चीज़। सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। अब ये इसमें टीओसी मैकेनिज्म क्या है, सीसीपीएम क्या है, ये भी इसमें भी आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करनी है। इसमें नहीं है लेकिन ये मिल जाएगा, नेट भरा हुआ है, आप इसको देखें, इस डायग्राम को समझें एंड देन यू हैव टू सबमिट अ राइट अप। वो 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 पेज का राइट अप आपने जमा करवाना होगा। एंड आई विल पोस्ट इट एंड देन यू विल सी। अगर पोस्ट हो जाता है तो करना है, नहीं पोस्ट होता है तो फिर फाइनल में पॉसिबली आ सकता है। ये है जी JIT। JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये
एक इंटरनेशनल कंपनी है वॉलमार्ट के नाम से, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट है पूरी दुनिया का। मैं जब कनाडा में था तो वहाँ मैं हर हफ्ते नहीं तो कम से कम 15 दिन में वॉलमार्ट का ज़रूर विज़िट करता था। तो फिर वो जो उस वक्त जब मैं वो देखने जाता था या उसमें घूमने जाता था, तो इवन विंडो शॉपिंग भी जो है आपको बड़ी इंजॉयमेंट लगती है वहाँ पर। तो वो उस वक्त तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आया यहाँ पर और मैंने पढ़ाना शुरू किया तो CBM में मुझे, और एक बिजटेक में जो अब इल्मा के नाम से इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए कहा गया। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने खुद पढ़ी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कोर्स ऑफर किया तो मैंने उसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया कि मैं कर लूँगा। एंड इसके लिए फिलिप कॉटलर की बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, उसके अब तक तकरीबन 16 से ज़्यादा 16 एडिशंस तक का तो मुझे पता है, 16 एडिशंस आ चुके हैं। और उस वक्त जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो 13th एडिशन मैंने उसका उसकी बुक मैंने ली थी और मैंने सिर्फ उसका पहला चैप्टर पढ़ा और मैं पढ़ाने चला गया। उसके बाद मुझे पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि मैं कोई बहुत स्मार्ट था, वजह ये थी कि उस बुक में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वॉलमार्ट में प्रैक्टिकली आंखों से ऑब्जर्व किए थे। एक एक चीज, जब मैं वो पहला चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे यूं लग रहा था कि मैं वहीं कनाडा में वॉलमार्ट में घूम रहा हूँ, और जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है वो वहाँ मैंने प्रैक्टिकली देखी हुई थी। उसके बाद मैंने कभी किताब खोल के नहीं देखी, उसकी सिर्फ मैं स्लाइड्स चलाता था और हर स्लाइड के पीछे जो एक स्टोरी होती थी वो स्टोरी मैं सुना देता था वहाँ पर। एंड दिस इज हाउ आई अकम्प्लिश्ड दिस होल मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। और वो एग्जैक्टली वही था जो कि मैंने वहाँ पर देखा था प्रैक्टिकली। ये जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली सबसे पहले वॉलमार्ट ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आपको हैरत होगी कि मतलब इस तरह से लोग कैसे सोच लेते हैं। तो वो इस तरह की सोच डेवलप करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं या किस तरह से लेते हैं। JIT में जस्ट इन टाइम, एक तो इस JIT का जो मुखफ़फ़ है वो है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जैसे उनका वॉलमार्ट का जो एक आउटलेट है, जैसे ही वहाँ पर कोई प्रोडक्ट स्वाइप होती है, स्वाइप होने का मतलब ये है कि जिस तरह इम्तियाज़ स्टोर में आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो जो काउंटर पे बैठा हुआ है वो हर एक की प्राइस देख देख के कैलकुलेट नहीं कर रहा होता कि जी अब ये इतने का है, अब ये इतने का है, फिर उसके बाद उसको जोड़े। इस तरह अगर वो करेगा तो पूरे दिन में शायद 10 लोगों को एंटरटेन कर सके। लेकिन जब जिस तरह से वो मशीन में बार कोड के ज़रिए से चीज़ें स्वाइप होती हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत कम टाइम में जो कस्टमर है उसको फारिग कर देते हैं। तो जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर स्वाइप होती है तो उसका जो सप्लायर है जो कि चाइना में बैठा हुआ है वो लिंक्ड है थ्रू इंटरनेट रियल टाइम में। जो चाइना में जिस कंपनी से वो माल परचेज करते हैं वॉलमार्ट वाले, उनके पास इन्वेंट्री में ये आ जाता है कि अमेरिका में फलां जगह के जो स्टोर है उसमें ये वाली प्रोडक्ट एक कम हो गई है। तो अगर दिन भर में जैसे 10 या 20 प्रोडक्ट खत्म होती हैं तो वो डेली की बेसिस पे वो अपडेट होता रहता है डेटा उनके पास, और जब उनकी शिपमेंट का टाइम आता है तो वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर स्टोर के लिए जितनी भी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे उसी एक कंटेनर में एक ही वक्त में उसको सबको अपलोड करके और उसको शिप कर दिया जाता है। और जब वो अमेरिका में पोर्ट में उतरेगा सामान तो वहाँ पर उतरने के बाद उसकी किसी भी कंटेनर को खाली करके और उसमें हर एक स्टोर के हवाले से चीज़ों को अलग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा कंटेनर वहाँ
बोर्ड से उठ के उस स्टोर पे डायरेक्टली चला जाएगा। तो उससे ये फायदा हुआ कि वो जो बीच में वेयर हाउस का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें पहले आप एक चीज निकालते हैं, उसको फिर आप एक जगह स्टोर करते हैं, फिर जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तब आप उसको दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उस मूविंग में चीजें टूट फूट का भी शिकार होती हैं। तो इस जेआईटी के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि वो जो टूट फूट हुआ है वो भी आपकी सेव हो जाती है, एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट आपका जो वेयर हाउस का जो पूरा खर्चा है वो भी बच जाता है। तो अब ये जो दो खर्चे, जो बड़े मेजर खर्चे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो जाहिर है कि जब बेचेगा तो वो सारे खर्चे भी प्रोडक्ट में ऐड करके बेचेगा। तो ऐड करेगा तो उसकी जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने जीआईटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो अब ये जो बीच में वेयर टेयर और आपका जो वेयर हाउस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो चूंकि एलिमिनेट हो गया, तो उससे जो ओवरऑल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई, और वो रिड्यूस कॉस्ट जो है वो उन्होंने पास ऑन की कस्टमर को। तो उससे फायदा ये हुआ कि आपका जो कस्टमर है वो आपके पास ही रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। सो this is how this concept of GIT is implemented in the real world. मेरा ख्याल है कि किसी हद तक इम्तियाज स्टोर ने इसी कॉन्सेप्ट को अपने पास इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल सेल्स है वो बढ़ गई है। और इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टोर चेन नज़र आती है पूरे पाकिस्तान में, तो वो इम्तियाज़ की नज़र आती है। तो वो उसके बैक एंड पे आई होप कि यही चीज़ उसमें चल रही होगी, जिसकी वजह से दे हैव बीन सक्सेसफुल इन कैचिंग द मार्केट। सो जेआईटी में अब उसने बताया कि इसमें होता क्या क्या है। वेस्ट एलिमिनेशन, आपका जो वेस्ट है वो एलिमिनेट होता है। पुल सिस्टम और कैनबैन, ये जो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि व्हाट इज पुल एंड पुश, तो वो पुल सिस्टम को अप्लाई करते हैं, जिसको दूसरा नाम जो कैनबैन है। अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो, total quality control, top management and employee commitment, long-term relationship with suppliers, continuous improvement और काइजन। काइजन जो हमने अभी पिछला पढ़ा था उसमें, तो उसमें आपने देखा था वो काइजन इज बेसिकली कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सो इन सब का जो एक जब मिलाते हैं तो ये आपका जेआईटी का कॉन्सेप्ट बनता है। सो यू सी हाउ जो आपको वेस्ट में क्वालिटी के ऊपर जो अपना फोकस है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे ये सारी चीजें हैं। आप अपने एनवायरनमेंट में देखें, आपका जो रिटेलर है वो क्या इस तरह की चीजें करता है? नहीं करता। उसे बहुत सारों को तो पता भी नहीं है कि ये इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल भी होती हो। तो यहाँ पर एक अनपढ़ में और थॉरोली पढ़े लिखे में फर्क नजर आएगा। कि जो थॉरोली पढ़ा लिखा होता है वो अपने बिजनेस को सिर्फ अमेरिका तक नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में उसको फैलाता है। और जो लोकल हमारे जो लोकल रिटेलर्स हैं, वो वही छोटा सा खोखा जो खोल के बैठा होता है, तो वही खोखा उसका आने वाली नस्लें भी उसी खोखे पर ही चल रही होती हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो नए कॉन्सेप्ट्स और नई चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करता विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि उस हम सब में एक चीज की जो प्रॉब्लम है वो है हम चेंज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं अगर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बदनाम हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं वहाँ पर सीख कर आया हूँ उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ। लेकिन यहाँ वाले जो हैं वो यही वाले तरीके से पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, नई चीज़ें सीखने में या नई चीज़ें करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इस वजह से वो उसको उनके अंदर क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो वो फिर जो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है उसे बदनाम करते हैं। तो बहरहाल दिस इज देयर पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें अपने एंड पे जितना हमसे बेहतर हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज कर सकें। और उसके लिए ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको हम अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो यू विल सी कि हम बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसका जो अगला पार्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
वो जो था वो फिजिकल रिसोर्सेज के हवाले से बात हो रही थी, अब है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। इसमें सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स की मैंने स्लाइड इसलिए रखी है ताकि चूंकि इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें अब ये मैट्रिक्स है, ये चूंकि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, तो आपको यहाँ रोज एंड कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो अगर ये आपके ये टोटल फंक्शंस हैं, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है, तो ये आपके फेजेस हो गए। और हर फेज को कौन बंदा किस कैपेसिटी में उसको ओवरलुक कर रहा होगा, वहां पर आपने डाल दिया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका ये 6 लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो डिफाइन भी है इस लेजेंड के जरिए से। तो ए इज अकाउंटेबल, पी इज पार्टिसिपेंट, आई इज इनपुट रिक्वायर्ड, आर इज रिव्यू एंड एस इज साइन ऑफ। तो इसमें मतलब ये हुआ कि इंजीनियरिंग एंड डिजाइन जो है उसका रिस्पॉन्सिबल ये बंदा है, बाकी लोग जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन लोगों की इनपुट दरकार है, इन तीन की। ये जो है एज अ पार्टिसिपेंट जिसमें काम कर रहा है या कर रही है, और ये साइन ऑफ करेगा। जो नॉर्मली साइन ऑफ वाला जो पार्ट है ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो ये इन सबको ओवरलुक कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है उसमें इसकी इनपुट्स रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ही इज साइनिंग ऑफ। इसी तरह साइनिंग ऑफ में ये खातून जो है ये डेवलपमेंट और कमीशनिंग दोनों में है, लेकिन इंजीनियरिंग डिजाइन में इनका इनपुट है। तो ये भी एक तरह से इनकी असिस्टेंट हुई। तो इस वजह से इसके साइन, और यहाँ पर ये टेस्टिंग में पार्टिसिपेंट है। तो ये फिक्स नहीं है। ये नहीं समझें कि ये इसी तरह से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बनेगा। ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये अगर आपने जैसे अगर आप अपना FYP बनाते हैं या SDP जो आप बना रहे हैं उसमें 3 या 4 जितने भी लोग हैं तो इसी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसमें अपने आप को अगर उसको इसी तरह का एक मैट्रिक्स बना लें और फिर हर एक को उसमें रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए कि जी आपने ये काम आपका था, आपने किया या नहीं किया, तो आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो उसमें हल हो जाते हैं। लेकिन हम चूंकि कोई काम तरीके से तो करते नहीं है, थूक लगाओ काम चलाओ, जब सर पे पड़ेगी तब देखी जाएगी। तो आपका जो 1.5 साल का जो प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि छठे सेमेस्टर में आपका SDP 1 शुरू होता है, उससे लेके और फाइनल तक तो आप आखिरी दिन में भी आप देख रहे होंगे वहाँ पर। और बल्कि आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट्स में कि आखिरी दिन में पता चला कि जी वो फला चीज़ नहीं थी तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। इसकी वजह ये है कि हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, हर आदमी हर काम कर रहा होता है। तो इस वजह से आपको अपने प्रोजेक्ट्स में ये इश्यूज आते हैं। और अगर उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी से अगर उसको सॉल्व करना शुरू करें तो आई होप कि यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल। ये उसका प्रोजेक्ट है क्रिटिकल सक्सेस स्किल्स, ये मैं बता चुका हूँ, एंड रिजल्ट्स, उसके नतीजे में आपको जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं। ये इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड क्लोज, ये वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उसी की बात है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, स्टाफ एक्विजिशन, टीम डेवलपमेंट, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका था, इसलिए मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड में हम लोग रुके हुए थे और मैंने कहा था कि इसको हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बताया था कि हमें पूरे तमाम जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने रोटी कपड़े मकान में ही फंसा के रखा हुआ है, उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। तो वेस्ट में यहाँ पर वो लोग क्यों पहुंच जाते हैं, मैंने ये क्यों कहा कि वेस्ट वाले यहाँ पहुंच जाते हैं और हम नहीं पहुंच पाते, इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो भी चीज़ बनाई उसको बना के वहीं पर नहीं रुक गए। उन्होंने वो बनाई, उसको उठा के गूगल पे या यूट्यूब पे डाल दिया और आपसे कहा कि जी अब आप इस पे काम करें, हम इससे आगे निकल जाते हैं। तो वो हर आने वाले दिन में अपने आप को जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ें उनको छुपा छुपा के नहीं रखते हैं। अभी तो आप यहाँ पर हैं, आपने अपनी क्लास में ही देखा होगा कि किसी को अगर दो लफ्ज़ आ जाते हैं और अगर आप उससे पूछें कि यार ये कॉन्सेप्ट है ज़रा मुझे समझा दो, तो वो बोलता है कि नहीं यार मुझे खुद भी नहीं आता, जबकि इम्तिहान में वो फिर उसको
उसी तरह सही तरह से करके और उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और फिर आप पूछते हैं, बोलते यार मैं क्या करूँ, मुझे तो जो आता था वही इम्तिहान में आ गया तो मैं फिर अच्छे नंबर आ गए। जबकि वली का कौल है कि इल्म वो ख़जाना है जो बांटने से बढ़ता है। मैं अगर आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ तो इसका रीज़न यही है कि मैं अपने आप को उस जगह उसी जगह पे रोक के रखना नहीं चाहता। अब ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपको तो नहीं पता था कि पीएम बॉक गाइड जो है उसमें अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या आया है। तो ये 6th एडिशन की बात हो रही है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है और ये 6th एडिशन बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। इसका जो एग्ज़ाम मॉड्यूल है या जो एग्ज़ाम का तरीका है 21 जनवरी 2021 में ये फिर चेंज भी होगा। ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चली, मैं बिकॉज कि मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर देखता रहता हूँ, नेट को सर्च करता रहता हूँ, नई चीज़ आती है तो मैं उसको इंक्लूड करता रहता हूँ। तो लास्ट क्लास में मुझे ह्यूमन ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाना था, मैंने उसको डिले भी इसीलिए किया कि क्योंकि बहुत सारी जो स्लाइड्स थी वो पुराने वाले, आप उसको उठा के देख लीजिएगा, आपने डाउनलोड किया हुआ होगा जो पीएम इन नटशेल वाला जो मैंने आपको शेयर किया है उसमें अभी ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट के से जो रिलेटेड जो शुरू की जो अभी मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई उसको वो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो वो मैंने अभी नई देखी और उसको मैंने ऐड किया है। अभी भी इसमें एक चीज़ रह गई है, वो मैं अभी बताता हूँ क्योंकि सो वो लोग उसके बाद जो चीज़ वो सीखते हैं उसको बुक की फॉर्म में पब्लिश करके और बुक निकाल देते हैं मार्केट में। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको जॉन और पीटर की बुक्स खरीद के और उनको पढ़ना पड़ता है क्योंकि जैद और बकर ने कोई किताब लिखी नहीं है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि वो या तो यहाँ पे उलझा हुआ है और अगर वो यहाँ से निकल भी गया है तो इसमें उलझ के रह गया है, इससे आगे उसकी सलाहियत काम नहीं करती। तो हमारी मेजोरिटी जो है वो फिजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड में फंसी हुई है। सोशल और ईगो में जो आपकी अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है वो इसमें रुल रही है। तो उससे ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता। वेस्ट जो है उसने क्या वो वहां पर कैसे पहुंच गया, वो इसलिए पहुंच गया कि जो फिजिकल और सिक्योरिटी नीड थी वो गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे ले ली। तो अगर मतलब आपके पास कल को जॉब नहीं होती है, जैसे इस वक्त कनाडा में कोविड की वजह से उन्होंने पूरे अपने अवाम को घर पे बिठाया हुआ है और हर इंडिविजुअल को $2000 पर मंथ वो उसको गवर्नमेंट पे कर रही है। क्यों पे कर रही है? इसलिए कि उनके पास सरप्लस है। हमारे यहाँ तो वो कशकोल लेके घूम रहा है पूरे दुनिया में भीख मांगने के लिए। वजह क्या है? वजह उसकी सिंपल यही है कि उसके पास कोई प्लानिंग तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अभी मैंने कल ही एक इस पे अपना एक पता भी मैंने लिख के फेसबुक पे डाला है कशकोल के नाम से। तो वो इसी इसी कॉन्सेप्ट में मेरे पास मेरे जहन में आया तो मैंने उसको लिख के डाला था। तो वेस्ट जो है फिर उसने क्या किया, इन्होंने ये चीज ये जो कॉन्सेप्ट था फिजिकल और सिक्योरिटी, तो उनके पास अगर जॉब नहीं होती है तो आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो आप फुटपाथ पे आपको भीख मांगते हुए लोग नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें आपको बेतहाशा लोग भीख मांगते हुए नजर आएंगे। इवन सऊदी अरब में भी आप मक्के में जाएंगे तो वहाँ पर आपको भीख मांगते हुए लोग नजर आएंगे और वो पाकिस्तानी भी हैं बहुत सारे। लेकिन वहाँ पर जो ये जो ब्लैक्स हैं जो हबशा के रहने वाले उस जमाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको सऊदीज ने जो है वो सप्रेस करके रखा हुआ है, तो वो भी भीख मांगते हुए आपको वहाँ पर नजर आएंगे। सो अनफॉर्चुनेटली किसी भी मुस्लिम कंट्री में जो रियासत मदीना जिसको ये सुबह शाम इमरान खान रो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो आपको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन वेस्ट में पूरा वेस्टर्न यूरोप और आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें आपको भीख मांगने वाले लोग कम नज़र आएंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं हमने तो अक्सर देखा है वो जो गाना गा रहे होते हैं और लोग उनको पैसा दे रहे होते हैं, तो वो लोग होते हैं जो अपने रोज खाने पीने के अलावा उनको जो शराब के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है उसके लिए वो गाने वाने गाते हैं। अदरवाइज उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा जरूर मिलता है कि उनको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े।
लेकिन वो भी भीख मांगने के लिए आपके पीछे नहीं भागते, वो अपने खामोशी से खड़ा होता है, जिसको देना है दे, नहीं देना है ना दे। सो दिस इज फिजिकल एंड सिक्योरिटी नीड या फिजियोलॉजिकल नीड कहलाती है। सोशल और ईगो में उन्होंने इसलिए इस चीज को, ये जो मैंने ये बताया कि ये तो गवर्नमेंट ने अपने एंड से इसको इस नीड को खत्म कर दिया। सोशल और ईगो नीड जो थी उन्होंने खुद खत्म कर दी। सोशल सेटअप जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, फैमिली सेटअप जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। मैं अब यहाँ पर उनकी बुराई जो है वो भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उनकी तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन जो तारीफ है वो तारीफ करनी चाहिए, जो बुराई है वो बुराई बतानी चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो उनका जो सोशल नेटवर्क है वो बहुत वीक है, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल है उनका। इवन मियाँ बीवी जो है वो अपने अपने अकाउंट अलग अलग मेंटेन करते हैं, और इसके लिए मेरे पास स्टोरीज भी हैं, लेकिन इस वक्त स्टोरीज को सुनाने का टाइम नहीं है। सोशल एंड ईगो, अच्छा, सोशल और ईगो में जो फर्क है वो ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा अगर उसकी तनख्वाह 6,000 रुपये है, तो दूसरा असद उमर टाइप के जो लोग हैं उनकी 61 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 6,000 में और 61 लाख में ह्यूज डिफरेंस है। इस वजह से असद उमर साहब में या इमरान खान में या जो आपकी एलीट क्लास है उसमें ईगो कॉलर खड़े हो जाते हैं, इसीलिए वो सायरन बजाती गाड़ियां उनको चाहिए होती हैं, तो उनका ईगो जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वहां पर उन्होंने क्या किया है कि जो क्लर्क है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों की तनख्वाह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मसलन जो वहाँ पे क्लर्क होगा उसकी अगर मैक्सिमम तनख्वाह उसकी लें तो वो $3,000 अगर है क्लर्क की, तो जो उसका जो उसी कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसकी 10,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होगी। लेकिन जो 10,000 वो तनख्वाह उठा भी रहा होगा, उसमें से 4,000 जो है वो तो गवर्नमेंट टैक्स में लेके चली जाएगी, तो उसके एंड में उसके पास सिर्फ $6,000 ही बचेंगे। तो आपका जो क्लर्क है उसके 3,000 है, तो ये 6,000। तो ये इससे क्या हुआ कि उनका जो सोशल जो ये जो डिफरेंस था दोनों में, क्लास डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा हद तक मिनिमाइज हो गया। तो मैं जब वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पर जो जमादार जो सफाई के लिए आता था शाम में, वो 0 मीटर गाड़ी लेकर आता था, गाड़ी पार्क करता था, अपने कपड़े चेंज करके और फिर पूरे फ्लोर की सफाइयाँ कर रहा होता था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इसी तरह का है, और बल्कि जो सफाई करने वाले हैं उनकी नॉर्मल जो ऑफिस जॉब वाले हैं उनसे ज़्यादा तनख्वाह होती है। उसकी वजह ये कि जहाँ वहाँ जैसा काम है वैसे उसके पैसे भी। ये नहीं कि एक बंदा सिर्फ साइन कर रहा है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, तो वो 61 लाख उठा रहा है, और एक बंदा सुबह से शाम तक सड़क खोद खोद के मजदूरी कर रहा है, तो उसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सोशल और ईगो जो है उन्होंने इस तरह से ख़त्म करके, और तो फिर वो यहाँ से जो बंदा उठता है, तो वो इस पूरे सिस्टम में रहने के बावजूद, चीज़ें सीखने के बाद वो इस स्टेज पे जाके अपनी चीज़ों को आगे पास ऑन करता है। ये कहलाती है सेल्फ फुलफिलमेंट। तो सेल्फ फुलफिलमेंट जो है वो लेने का नाम नहीं होता, देने का नाम होता है। तो मार्क जुकरबर्ग ने अपनी 90% तनख्वाह जो प्रॉपर्टी थी वो उसने गरीबों में बांट दी। इसी तरह से बिल गेट्स है, अब ये ना कहना कि यार वो तो मतलब पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उससे हम मेरी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं कर रहा हूँ। माइकल जैक्सन जो मर गया, उसने अपनी तनख्वाह मतलब अपना जो पूरा एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, और उसमें अपनी सारी अर्निंग जो है वो उसमें लोगों की हेल्प करता था। ये सारी जो बातें हैं ये सेल्फ फुलफिलमेंट की बातें हैं, तो ये उनको समझ में आएंगी जो इस स्टेज से गुजरे हों। अगर वो नहीं गुजरे हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट। तो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसकी क्या ज़रूरत है, तो उसकी वजह यह है कि जब आपको जो ह्यूमंस की जो सफरिंग है उसके बारे में पता होगा, तो आप लोगों को उसके हवाले से उसको जब ट्रीट करेंगे, और आप उसको उसका जो राइट बनता है वो जब आप उसको देंगे, तो उसकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाएगी काम करने के लिए। तो जब वो मोटिवेटेड होगा तो काम करेगा, आपके लिए काम करेगा, तो आपका प्रोजेक्ट जो टाइम पे कंप्लीट होगा, और यू विल गेट वेरी वेल। इसके बाद दूसरी एक थ्योरी है मोटिवेशन की, मैकलेलैंड्स मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी। तो इसमें 3 चीज़ें उसने बताई हैं कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट।
तो ये मतलब आप अपने अंदर भी देखें तो आपको इनमें से कुछ चीजें जो है वो नजर आएंगी। हर इंडिविजुअल में होती है। या तो उसे पावर चाहिए होती है कि मतलब वो उसके पास पावर हो तो वो उसको एक्सरसाइज करके लोगों को या तो बेनिफिट करे या उनको उनको कंट्रोल करे। इसी तरह नीड फॉर अचीवमेंट तो बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब सितारे ये जो गिफ्ट्स होते हैं इस तरह के जो जो रिवॉर्ड्स होते हैं या अवार्ड्स होते हैं उनको जमा करके खुश होते हैं, तो वो अपने काम को इसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिर है नीड फॉर एफिलिएशन के मतलब आप अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ से पास आउट होंगे तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि मैं किसी ऐसी कंपनी में जॉब करूँ जिसका मार्केट में नाम हो। तो उस चक्कर में आप जो है वो तो वो नाम वाली कंपनी में क्यों जाना चाहेंगे, इसीलिए जाना चाहेंगे कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें आप 10 लोगों में जब खड़े हों तो आप किसी को बता सकें कि यार मैं फला कंपनी में इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये आपकी नीड फॉर एफिलिएशन है। तो ये नीड जो है ये नीड हर तरह से लोगों में पाई जाती है। इसको मैक्लेलैंड्स एंड मोटिवेशनल नीड्स के नाम से इसको थ्योरी दी और उसके ऊपर काम किया है उसने। तो ये भी मतलब आपको एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास पावर होगी तो आपने जिन लोगों को अचीवमेंट से खुशी मिलती है आप उसको उसकी अचीवमेंट का रिवॉर्ड दे दें। या उनको अगर वो एफिलिएशन चाहते हैं तो आप उनको मतलब उसके ऊपर थपकी रख हाँ थपकी वाला हाथ रख दें तो वो मोटिवेट हो जाएगा और वो आपके लिए हर काम कर गुजरेगा। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, यू स्टार्ट अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स, फिर आपको अपने टीम से काम लेना आपके लिए आसान होता है। ये इसलिए आपका जो रिसोर्स है वो आपके लिए इफेक्टिव बन जाता है। उसके बाद हर्सबर्ग्स मोटिवेशनल एंड हाइजीन फैक्टर्स। तो ये हर्सबर्ग ने एक थ्योरी दी थी। ये मुख्तलिफ लोगों ने जो ये थ्योरीज दी उससे मकसद बेसिकली ये है कि हर आदमी एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से देखता है। तो यहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स में और मोटिवेशनल फैक्टर्स में उसने डिस्टिंक्शन किया कि हाइजीन फैक्टर्स ये है कि क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्किंग कंडीशन, रिलेशंस विद अदर्स एंड जॉब सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन अगर आप किसी इंडिविजुअल को दे देते हैं तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा बल्कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें देते हैं और ये चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं तो उससे इसके अंदर जॉब डिससेटिस्फेक्शन आती है। तो ये सारे मिलने पर उसका ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन लो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। और ये डिससेटिस्फेक्शन हाई हो जाएगा इसका मतलब ये कि चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये डिससेटिस्फाई हो। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन में मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है? प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट। तो ये सब चीज़ें जब आप उसे देते हैं तो उससे उसका जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है और डिससेटिस्फेक्शन जो है वो लो हो जाता है। तो आपने ये और ये दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप ये नहीं है कि मतलब वो उससे काम तो पूरा ले रहे हैं लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट है जी उसको कंप्यूटर चाहिए तो आपने कहा कि यार अपने मोबाइल से ही काम करो जो भी करना है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, हम आपको मोबाइल और कंप्यूटर नहीं दे सकते। या आपके पास जो है वो बैठने की टेबल प्रॉपर नहीं है, टेबल टूटी हुई है। तो इस तरह की जो अब ये आपको गवर्नमेंट ऑफिस में आपको यही चीज़ें इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। इसीलिए उनका जो काम करने का जो मोटिवेशन है वो हर दीवार पे पान की पीकें थूकी हुई हैं। तो जिस माहौल में वो जिस जिस तरह से अब वो सोर्स पे जब आते हैं तो उन्होंने पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, कोटे पर और इस पर आ जाते हैं तो उस पर आके फिर वो हरकतें भी वही कोटे वाली करते हैं। तो जब वो हरकतें वो होती हैं तो उससे पूरे माहौल का बेड़ा गर्क करते हैं। और आपको वहाँ पर वेस्ट में जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो भी आपको 5 मल्टीनेशनल कंपनी की तरह के ऑफिस होते हैं। तो वहाँ पर भी जो लोग काम करते हैं उनका मोटिवेशन हाई होता है, उनको पे और हर चीज़ अच्छी मिलती है तो वो मतलब काम दिल से भी करते हैं और उसमें 2 नंबर का कॉन्सेप्ट उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए वहाँ पर करप्शन जो है वो सबसे कम है। तो आपको जो टॉप 10 कंट्रीज करप्शन फ्री जो कंट्रीज की लिस्ट है उसमें खैर से किसी मुसलमान मुल्क का नाम उसमें आपको नजर नहीं आएगा। सारे वेस्ट के जो टॉप के कंट्रीज हैं उसमें सबसे टॉप पे जो है वो न्यूजीलैंड है जिसमें करप्शन है
ऐसा नहीं है कि वो करप्शन फ्री है, लेकिन 3% है। और पाकिस्तान खैर से 116वें नंबर पर है, और वो भी इसलिए कि थोड़ा बहुत कुछ लोगों में खुलाफी है, तो थोड़ी सी इंसानियत नज़र आती है। अदरवाइज हमने अपने आप को इस हद तक गिरा लिया है कि जब तक हम करप्शन ना करें तो हमारा दिन पूरा होता नहीं है। सो दिस इज हर्बर्ट मोटिवेशनल एंड हाइजीन फैक्टर्स। उसके बाद है डगलस मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। थ्योरी एक्स ऑथोरिटेरियन, repressive style, tight control, no development, produces limited depressed culture। तो इसमें स्टाफ की जो मोटिवेशन है वो नीचे की तरफ आपको नजर आ रही है। तो ये एक्स थ्योरी है। तो हमारे यहाँ जितनी भी सेट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो थ्योरी एक्स पे काम करती हैं। जो वेस्ट है वो थ्योरी वाई पे काम करता है। थ्योरी वाई में क्या होता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट ऊपर है और वो सप्रेस करती है तो स्टाफ नीचे जाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट नीचे होती है, उसकी पूरी सपोर्ट होती है स्टाफ को, और वो स्टाफ को पूरा फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए। काम करने के लिए मतलब ये कि आप उसको, बंदे को, अपना जो सबऑर्डिनेट है उसको काम असाइन करके उससे कहें कि जी मुझे वो कहे आपसे कि जी सर ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं सपोज करें, कहते हैं कि वो मैं 5 दिन में करके दे दूंगा। आप उससे कहेंगे 5 दिन नहीं लो, तुम 6 दिन, लेकिन छठे दिन आके तुम मुझे ये मत कहना कि सर वो मैं, मेरी लाइट नहीं थी, तो मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो ये था, तो वो था। दुनिया भर के प्रॉब्लम्स गिनवाना शुरू कर दो। वो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते। तो मतलब अगर वो 6 दिन देता है तो 6 दिन के बाद आपसे पूछेगा। अब आपको उसने फ्री हैंड दिया है तो अब वो जो जो स्टाफ है, चूंकि वो उनको पता है कि अगर मैंने काम पे टाइम पे काम नहीं नहीं किया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पर टाइम पे काम ना भी करें तो छुट्टी नहीं होती। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली छुट्टी उसकी होती है जो काम जो है वो टाइम पे करके देती है। तो जो इसमें शेर है कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसने सबक याद किया। तो यहाँ पर जो ज्यादा पढ़ के आता है तो टीचर भी जो है उसी से सवाल जवाब करता है। तो बाकी जो पढ़ के नहीं आते हैं तो उनसे कोई पूछता भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एजाज साहब हैं, उन्होंने ना कोई सवाल पूछना होता है और ना उन्होंने कोई जवाब देना होता है। जब एक सवाल पूछा था और जवाब गलत हुआ तो अगली क्लास में उनको बताना चाहिए था कि सर मैं पढ़ के आया हूँ और आप मुझसे सवाल पूछे हैं। तो उन्होंने इसलिए नहीं पूछा कि उनको पता है कि अगर मैंने बताया तो वो गलत ही होगा। लेकिन खैर से इनके नंबर इसलिए अच्छे आ जाते हैं कि वो उनका रटना जो है वो बहुत अच्छा है। मैं ये सारी बातें सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेट मी टेल यू लाउड एंड क्लियर, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हम सब एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने, एक दूसरे की हेल्प करें। मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि अभी तक मुझे तुम लोगों की तरफ से उस तरह की आउटपुट नहीं मिल रही है जितनी इनपुट में लगा रहा हूँ। और उसकी वजह अब ये नहीं है कि जी सिस्टम ऐसा है, सिस्टम बाहर जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किसी एक क्लास में भी टाइम से लेट नहीं हुआ हूँ, और टाइम के बाद टाइम से पहले मैंने आपको नहीं छोड़ा है। 1.5 घंटे की क्लास में, हालांकि वो 1.5 घंटे की नहीं होती, बीच में 10 मिनट का गैप भी होता है, लेकिन इसके बावजूद आप पूरे लेक्चर उठा के देख लें, आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा। शुरू के लेक्चर्स में इसलिए 40 मिनट्स पूरे नहीं होते थे, क्यों सॉरी, उस वक्त इसलिए हमें ब्रेक करके करना पड़ता था क्योंकि वो उस वक्त उन्होंने जूम का लाइसेंस नहीं लिया था। लेकिन जब से ये लाइसेंस लिया है तो उसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं उनको मैंने पूरा पूरा 1.5 घंटे आप उठा के पूरे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। और यूट्यूब पे जाके उसमें टाइम, पूरा लेक्चर भले से ना देखें लेकिन टाइम उसमें नज़र आ जाता है। आप उसमें देखें कि किसी एक लेक्चर में भी मैंने डंडी मारी हो। तो सिर्फ बात यही है कि आपने किसी और को नहीं, सबसे पहले अपने आप को सही करना हो। आप सही हो जाएंगे तो सामने वाले खुद सही हो जाते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि जी सामने वाले तो हम हैं और हम तो सही नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वट, आप उन लोगों में से, उन स्टूडेंट्स में से जिनको घर वालों ने धक्के मार के भेजा है कि जाओ जाके पढ़ो। अगर खुद से आते तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करते कि नहीं यार, जब इतनी एफर्ट टीचर लगा रहा है तो मुझे भी अपने एंड से थोड़ी सी एफर्ट लगा के और चीज़ों को सही करना चाहिए।
पिछला वाला जो क्विज था, अनफॉर्चुनेटली उसमें किसी ने भी पूरे नंबर इसलिए हासिल नहीं किए क्योंकि वो वही क्विज था जो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व वाले दे चुका हूँ, और उसमें से एक था। ये बेसिकली मैंने मिड टर्म्स के लिए रखा था, लेकिन जब मैंने देखा कि वहां पर आपको पूरे 5 घंटे का टाइम मिड टर्म में मिला हुआ है, तो इस वजह से मैंने उसको फिर चेंज किया था। तो वो मैंने चेंज करके उसको डिलीट नहीं किया, बल्कि मैंने उसको वहां से हटा के और नया नया क्विज बना के आपको मिड टर्म्स के लिए दे दिया। आज भी मैं क्लास के बाद आपको क्विज दूंगा, लेकिन ये क्विज जो है वो आपको किसी भी वो जो सॉल्व है उसमें से नहीं है, ये अलग से है। अगर इसमें ये 20 है, अगर इसमें किसी के भी अगर 15 नंबर पूरे आ गए तो उसके तो मैं बाकी सारे जो क्विजेस हैं आगे पीछे उनका कोई एवरेज एवरेज नहीं करूंगा, मैं उसको पूरे 10 नंबर उसे दे दूंगा। सो और जो नहीं करेगा तो मतलब उसका उसका ये वाला क्विज काउंट नहीं होगा, फिर मैं एवरेज आउट करूंगा सारी चीजें। 20 एमसीक्यूज हैं और मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ इसमें क्योंकि ये वो क्विजेज हैं, इसमें वो सवाल आते हैं जो आपको नेट पे कहीं अगर आप ढूंढें तो शायद मिल जाएगा, क्योंकि मैंने नेट से ही लिया हुआ है। लेकिन आपको जो मैंने सॉल्व भेजा हुआ है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो अब आपने देखना है कि आप कैसा करते हैं। इसके नंबर सिर्फ उन लोगों के कंसीडर होंगे जिनके 15 या 15 से ऊपर आएंगे, उनको उसको मैं कंसीडर करूंगा। जिसके 15 से कम होंगे उनके नंबर्स जो है वो कंसीडर नहीं। सो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, तो जो वाई थ्योरी जो है वो वेस्ट में यूज होती है। तो थ्योरी वाई कहती है कि लिबरेटिंग एंड डेवलपमेंटल control, achievement and continuous improvement achieved by enabling, empowering and giving responsibility। जब आप अपने स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम देता है। सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो हम आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि हमारे यहाँ जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप मिलेगा वो एक्स वाला मिलेगा। वेस्ट आगे क्यों बढ़ जाता है, वो वाई थ्योरी अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, उसके हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो किया है विलियम वुचीज थ्योरी जेड। थ्योरी जेड जो है वो यहाँ से भी आपको नजर आ रही है कि एक्स में जो है वो एम्प्लॉय को पिन पॉइंट कर रहा है। थ्योरी वाई में जो जो मैनेजमेंट है वो उसको लिफ्ट करती है अपने एम्प्लॉय को। थ्योरी जेड में जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों कोऑपरेट और कोलाबोरेट करते हैं। थ्योरी जेड जो है उसके लिए उर्दू में ये कहा जाएगा कि सोने का निवाला खिलाओ अपने एम्प्लॉय को और शेर की नजर से देखो। तो ये थ्योरी जेड है। जो मेरा मानना है वो ये है कि आप अपने जो स्टाफ है उसको बिल्कुल फ्री हैंड भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है, जो हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह से होना चाहिए। सो दिस इज माय अप्रोच एज वेल कि मैं मतलब थ्योरी जेड पे फोकस करता हूँ, क्योंकि थ्योरी एक्स पे अमल करूंगा तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड। थ्योरी वाई करूंगा तो आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि मैं उंगली पकड़ाऊंगा तो आप हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इसलिए थ्योरी जेड पे अमल करना हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा बेहतर है। ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो ये जो है इसने भी थ्योरी पेश की है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के नाम से है। इसमें एफर्ट will the effort resulting will the effort result in goals being met or an acceptable outcome। तो ये है मतलब ये जो है एम्प्लॉई है वो ये सोचता है कि मैं जितने मेहनत करूंगा क्या मुझे उसका फल मिलेगा, ये उसकी एक्सपेक्टेंसी है। will the acceptable outcome lead to some sort of reward for the given effort। तो अगर उसे ये यकीन हो जाए कि मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल होने का मतलब ये कि वो मोटिवेटेड हो जाता है, वो मोटिवेशन उसके अंदर आ जाती है कि वो काम करता है। तो इस एफर्ट
इसको ये सर्टेनिटी हो जाए कि जितनी मैं मेहनत करूंगा उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उस काम को अच्छा करने की कोशिश करता है। ये है बेसिकली ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो रिवॉर्ड क्या है? इज द रिवॉर्ड वैल्यूड बाय दोज प्रोड्यूसिंग द एफर्ट, इज द रिवॉर्ड वर्थ द एफर्ट। और इसको इसने जो ब्लूम है उसने इसको नाम दिया है वैलेंस का। ये नाम है इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहलाती है, और ये एक्सपेक्टेंसी। तो ये चूंकि ये इसकी एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन पे, एक्सपेक्टेशन ये कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसके अंदर मोटिवेशन आती है काम करने की। तो आप भी अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ उसके साथ आप डील कर सकते हैं। इसके बाद आता है जब लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आपको एक न्यूट्रल बंदे की जरूरत होती है। तो वो जो न्यूट्रल बंदा होता है वो बेसिकली आर्बिट्रेटर कहलाता है, और वो जो प्रोसेस है उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो ये मैनेजमेंट है और ये एम्प्लॉई है, और इन दोनों में हमेशा खड्डे होते रहते हैं। अब ये मैनेजमेंट जब मैंने कहा, तो ये ओनर ओनर भी हो सकता है, और जो जीएम और मैनेजर तक के लोग होते हैं। तो आप जब जॉब शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू विल बी समवेयर हियर, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस करते जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर, और आपके आएंगे नीचे आएंगे लोग। तो आपकी और इनकी जो है वो टसल हमेशा चलती रहेगी। तो उस टसल को ओवरकम करने के लिए आपको एक न्यूट्रल बंदे की जरूरत होती है, जो आपके मसाइल को हल कर सके। उसके लिए ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक मिनट जरा मैं देख लूँ। सो चले, इसके बाद ये टकमैन साहब ने एक टीम डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया। उसमें उसने ये कहा कि जो टीम्स होती हैं, जब आप उसको बनाते हैं तो आपको लगता है कि यार टीम बड़ी मोटिवेटेड है और एवरीवन इज विलिंग टू वर्क। लेकिन जब वो काम शुरू करते हैं तो ये जो विलिंग टू वर्क में आपने फॉर्मिंग फॉर्मिंग का मतलब आपने एक टीम बना ली। तो यहाँ पर ये ग्राफ में भी आप देखते जाएं इसके साथ साथ कि ये मोटिवेटेड है, टीम इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर थी। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो स्टॉर्मिंग में इनका मोटिवेशन लेवल डाउन इसलिए हुआ कि वो आपस में एक दूसरे के, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, वो उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। जब ये लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो उसके बाद आपने एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर उनको सबको ठंडा करना होता है। तो वो जो ठंडा करना है वो कहलाएगा नॉर्मिंग। ये आपने नॉर्मिंग की, जो यहाँ से स्टॉर्मिंग से फिर राइज करना शुरू हुआ, और ये जब नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उनके सारे आपस के जो मसले खत्म हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो वो फिर एक दूसरे की हेल्प करते हुए आपको नजर आएंगे, वहां पर वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज टकमैन्स टीम डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, तो ये इसके जो साइकिल है वो इसी तरह से चलती है, और ये हर प्रोजेक्ट में इसी तरह से चलती है। तो आपका काम जब टीम बना लें तो उसको आप इन स्टेजेस से गुजार के यहाँ पर लेकर आना है आपका काम एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके बाद है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। तो ये जो आपने एजाइल मैनेजमेंट पढ़ी थी उसमें, इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या टीम लीडर जो है वो यहाँ पर था और सारी टीम नीचे थी। लेकिन एजाइल में आपने देखा था कि वो भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो बेसिकली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लीड नहीं करता, वो सर्वेंट लीडर एज अ फैसिलिटेटर यूज होता है। तो जो फैसिलिटेटर होता है वो टीम का हिस्सा होता है, और वो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी वाई वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली जो अप्लाई हो रहा है वो थ्योरी वाई का है। थ्योरी वाई में जो पूरा आपकी जो स्टाफ है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपने उसे मतलब चूंकि ट्रेन इस तरह से किया हुआ होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वही इस तरह का होता है कि हर बंदा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके और काम करना शुरू करता है। तो आप देखें कि ये आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो बॉस है वो बॉस ही रहता है और नीचे वाले काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनल टीम वाला कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली यूज होता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट जब जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे इस वक्त जिसका जिसका लेक्चर मैंने आपको वहाँ पर उसमें भी दिया है,
उससे भी जब मैंने पूछा तो अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो हैदर मिर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग, उसकी टीम जो है उसके साथ जो काम कर रही है, नाउ दे आर इन अ वे, चूंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इस तरह का डेवलप कर लिया है, तो अब वो उसको उनको रूल नहीं करना पड़ता है, उनको बताना नहीं पड़ता कि अब आपने ये करना है या वो करना है। टीम आके सुबह खुद ही अपना काम करती है, फिर उनकी जो डेली की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में लोग खुद अपनी इनपुट्स दे रहे होते हैं। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ, अब ये मुझे समझाने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपने ये एजाइल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपने समझा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको मजीद ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। फिर वर्चुअल टीम का कॉन्सेप्ट आज जैसे कोविड-19 में इस वक्त जो हम जिस तरह से बैठे हुए हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो वर्चुअल टीम का कॉन्सेप्ट है कि लोग अलग अलग बिल्कुल अलग अलग लोकेशंस पर हैं, बट दे आर ऑल वर्किंग इन अ टीम। तो हमारी टीम जो है वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि 9 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और हर मीटिंग में जो है वो 6 से 7 लोग होते हैं, 2 लोग हमेशा गायब होते हैं। तो अब उनके पास चूंकि एक बहाना भी बन गया है कि जी वो मेरा नेट नहीं चल रहा तो मेरी बिजली नहीं है। 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की जो क्लास होती है उसमें मोबाइल अगर आपका चार्ज है तो ये इशू नहीं आना चाहिए। और फिर 16 रुपए का पैकेज मिलता है जोन का, अगर आप नहीं, मैं जोन की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने एंड पे मैंने यही रखा हुआ है कि अगर मेरे पास कभी इशू आएगा तो मैं वो पैकेज एक्टिवेट कर लूंगा और नेट मेरा चल पड़ेगा। अब ये जो है ना, ये सिर्फ हमने एक्सक्यूजेस बना रखे हैं कि जी वो लाइट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको छूट दी है तो आपने उसको एक इशू बना लिया और उसको पूरा भरपूर फायदा उठाना है। क्यों फायदा उठाना है? इसीलिए फायदा उठाना है कि हमें पढ़ना तो था नहीं, हमें घर वालों ने धक्के दे के भेजा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं सारा काम। तो मैंने मतलब पूरी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो रही है, तो उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया 7 लोग मैक्सिमम होते हैं, 8 बहुत रेयरली होते हैं और 9 उससे भी ज़्यादा रेयरली है ऐसा हुआ है कि सारे लोग मौजूद हैं। सो ये मसले हैं और ये मसले रहेंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम का जो कॉन्सेप्ट है, ये वही जो जब आप इंटरनेशनल सिनारियो में या ऑनलाइन जब काम करेंगे, तो इस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑनलाइन पे चली गई हैं। तो आप भी अगर आपके पास जॉब ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं इसी तरह से, जिस तरह आजकल हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग घर पे बैठे हुए हैं लेकिन काम हो रहा है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड टीम का कॉन्सेप्ट है, तो लोकेशंस आपके अलग अलग भले से हों लेकिन यू आर वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है and everyone is sitting in the comfort of their own homes and they are working. फिर है जी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM। ये मैं इसको ये जो सारी बातें हैं ये एग्जैक्टली उसी तरह से हैं जिस तरह से अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये उसके उसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा इस वक्त डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस स्टेज पे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्री मेच्योर भी हैं इस स्टेज पे। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब मुझे नहीं पता, या इसमें अगर आप देखें तो सारी चीज़ें वही हैं जो 19-20 के फर्क से हमने ऑलरेडी समझी हुई हैं। मसलन सेफ्टी एंड सस्टेन सक्सेस, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ऐड प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जिस तरह से आप मतलब थ्योरी वाई अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, अगर आपने जो इक्विपमेंट है आपका नया, उस जितने जल्दी लोग यूज टू हो जाएंगे तो उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर आपकी इफेक्टिव है तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। प्रोसेस इन मशीन इम्प्रूवमेंट, जो आपके प्रोसेसेस हैं और मशीन्स जो हैं वो आप या नई से नई मशीन लगाते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जितना आप ऑटोमेशन पे जाते हैं तो उतना ही आपकी जो लैग टाइम होता है प्रोडक्टिविटी का। आप क्यों मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स आपको जो बनाने के लिए दिए जाते हैं
उसमें ज़्यादातर फोकस क्यों ऑटोमेशन का होता है, इसलिए कि जहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट आता है वहाँ पर गलती के चांसेस होते हैं। जहाँ ऑटोमेशन होती है वहाँ पर गलती कम होती है और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये है आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। ये उसके 3 और 5 और 3 8 पिलर्स हैं। और इसके बाद है टीओसी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो पिछली जो मैंने आपको डायग्राम दी है उसमें यही बात उसमें बताई गई है। जो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको अगर एज एन असाइनमेंट दूंगा, अभी नहीं तो अगर फाइनल में अगर हुआ, तो मैं बेसिकली इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो टीओसी मैकेनिज्म ये वाला है। इसमें सीसीपीएम जो है वो क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड है। तो अब मैं इससे ज़्यादा इस वक्त नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अब आपने खुद करना है जो भी करना है इसमें। तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में ये 5 स्टेजेस हैं विच विल स्ट्रेंथन द चेन। तो आपकी जो चेन है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स, एक्सप्लॉइट द कंस्ट्रेंट्स, सबऑर्डिनेट एवरीथिंग टू द कंस्ट्रेंट, elevate the constraint and prevent inertia from becoming the constraint. Inertia जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, anything in motion will continue to be in motion until and unless an external force is applied. तो वही चीज़ यहाँ पर ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका जो कंस्ट्रेंट है वो रिमूव हो जाता है। तो कंस्ट्रेंट जो है वो बेसिकली हर्डल्स को बोलते हैं। तो आपने पहले हर्डल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आपने एक्सप्लॉइट करना होता है कि मतलब उस हर्डल्स को रिमूव कैसे करना है, और उसको फिर आपने पास ऑन करना होता है अपनी लोअर टीयर मैनेजमेंट को, और वहां से फिर अपनी टीम को एलिवेट करना होता है, एंड देन यू स्टार्ट प्रिवेंटिंग द कंस्ट्रेंट्स या हर्डल्स। तो यहाँ से अब आपका जो पूरा जो टीम का जो फोकसिंग स्टेप है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के हवाले से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीसीपीएम जो अभी मैंने आपको बताया, ये उसका उसने तरीका बताया है कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि टास्क इम्प्लिसिट बफर, टास्क इम्प्लिसिट बफर, इम्प्लिसिट बफर मींस विद इन दी सिस्टम आपने कोई बफर क्रिएट किया और उससे आपने क्रिटिकल पाथ को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की। क्रिटिकल चेन मेथड में ये यहाँ पर इस डायग्राम से इशू हो रहा है कि ये चेन जो है बीच में से टूट गई थी, तो अब आपने उसका एक एक्सटर्नल सोल्यूशन, एक्सप्लिसिट बफर, एक्सटर्नल सोल्यूशन लगा दिया और चेन को कंटिन्यू किया। तो क्रिटिकल पाथ में इंटरनल इम्प्लिसिट या इंटरनल बफर लगाते हैं, यहाँ पर एक्सप्लिसिट या एक्सटर्नल बफर लगाते हैं। तो वो बफर जो है वो फिर आपकी चेन को कंटिन्यूस करता है और आपका काम जो है वो रुकता नहीं है। सो this is something which you need to understand and understand exactly. तो ये जो इससे फिर भी इससे क्या हुआ कि आपकी जो टाइम सेविंग होगी, कि आपका काम रुका नहीं। ये एक तरह से यूँ समझ लें कि जुगाड़। तो लेकिन हर वक्त हर चीज़ की जुगाड़ नहीं तलाश करनी होती, लेकिन जुगाड़ को भी अगर आपने तलाश कर भी लिया है तो उसको उसके अंदर क्वालिटी लेकर आनी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मतलब आपके पास अब ये होना चाहिए, अब ये जो जुगाड़ भी आपने लगाई है तो इसका ये वाला सोल्यूशन नहीं होना चाहिए बल्कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वीक लिंक है दोनों के दरमियान, ये किसी भी वक्त दोबारा भी ब्रेक हो सकता है। फिर यह है जी स्मूथिंग एंड लेवलिंग। मैं अभी अब ये 3-4 चीजें रह गई हैं और मैं अब इसको बहुत तेजी से जरा कर लेता हूँ। Try this first. If it doesn't work, then try this, but the end date may move out. तो ये रिसोर्स लेवलिंग है, टाइम लिमिटेड शेड्यूलिंग, unlimited resources moving activities within their free and total slack to achieve smooth and manageable resource profile across the project without moving the project end date. इसमें end date जो है वो वही है जो कि आपने शुरू में सेट की थी। तो इसमें आपकी जो रिसोर्स मूवमेंट है वो बेसिकली स्मूथली आप चला रहे हैं, वो मतलब ऑलरेडी आपने सही तरह से उसको रिसोर्स एलोकेशन की हुई है, या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपके लिए रिसोर्स को स्मूथ
स्मूथली असाइन करना जो है वो निस्बतन आसान है। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड या लिमिटेड रिसोर्सेज हों तो उस सूरत में फिर आपने रिसोर्स लेवलिंग करनी होती है, रिसोर्स स्मूथिंग नहीं करनी होती है। तो रिसोर्स लेवलिंग में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड शेड्यूलिंग, इसमें आप यूजिंग फिक्स्ड और लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज मूविंग एक्टिविटीज विद इन देयर फ्री एंड टोटल स्लैक इफ दैट इज पॉसिबल टू अचीव एन अचीवेबल रिसोर्स प्रोफाइल एंड विद अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट एंड डेट। तो आपकी जो एंड डेट है, चूंकि ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो वो आपकी एंड डेट चांस ये है कि वो एक्सीड कर जाएगी। यहाँ पर एक्सीड नहीं कर रही, बिल्कुल उसी टाइम पर सारा काम हो रहा है, यहाँ पर वो एक्सीड कर रही है। तो ये जो डायग्राम है वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देती है। यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो आपको चीज़ों को कंट्रोल करना निस्बतन आसान है। और यहाँ पर रिसोर्स कम है, इसीलिए आपको चीज़ों को बहुत तरीके से लेके चलना होता है। इसी का नाम रिसोर्स लेवलिंग है। आई थिंक ये अच्छा। एक फिर इसके बाद है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट ये है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखेंगे कि जब आप कोई काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, सपोज करें कि जी वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट था, वो आपने बहुत अच्छा किया, तो अगला प्रोजेक्ट कंपनी के पास सपोज करें जी सिविल इंजीनियरिंग का आया, तो जो मैनेजमेंट है वो ये समझती है कि चूंकि आपने ये वाला काम आप बहुत अच्छा किया है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पर भी आपको असाइन करते हैं। ये बेसिकली कहलाता है हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट का जो यहाँ पर उसने टर्म यूज किए हुए, जो एग्जांपल दिए हुए है कि फॉक्सी, ठीक है, फॉक्सी डिड अ ग्रेट जॉब एज अ मैकेनिक, सो वी हैव मूव्ड हिम हेड ऑफ हैंड हाउस सिक्योरिटी। तो इसने चूंकि एज अ मैकेनिक बहुत अच्छा काम किया था, तो ये जो हैंड हाउस की सिक्योरिटी था, ये काम उसको असाइन कर दिया। तो मतलब मैकेनिक वाला काम एक अलग था और हैंड हाउस की सिक्योरिटी का काम एक बिल्कुल अलग काम था। तो जब इसमें जिस काम में ये एक्सपर्ट था, उस काम से छोड़ के जब आप ऐसे काम पे जब उसे लगाएंगे जिसका उसे आइडिया भी नहीं है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी। तो आप अपने रिसोर्स को बेसिकली ज़ाया कर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली हालो इफेक्ट। सो ये जो तस्वीरें हैं, ये आप देखें कि बिल्कुल जो चीज़ है उसी से रिलेटेड है, उसका रिजल्ट भी आपको दे रही है। तो आपको सिर्फ तस्वीरें, अगर आपको जहन में पिक्चर आपके बन जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा चीज़ों को समझना। फ्रिंज बेनिफिट्स आपको जब जो आपका एम्प्लॉई है उसको आप ये सारे बेनिफिट्स अगर आप देना शुरू कर दें, तो वो आपके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएगा और आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा। लेकिन अगर आप जब उसे बेनिफिट नहीं देते, तो फिर वो दूसरी जॉब की तलाश में रहता है। तो आपको यहाँ पर हर दूसरे दिन आपको जो बंदे जॉब छोड़ते हुए नजर आते हैं, उसका रीज़न यही है कि आप उनसे काम तो 100 रुपये का लेते हैं, लेकिन पैसे आप उसको 60-70 रुपये देते हैं। तो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मीट देयर नीड्स, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आगे बढ़ने की बातें करते हैं। लेकिन जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जाते हैं, तो फिर वहाँ से उनकी पूरी कोशिश होती है कि रिटायर होके ही वहाँ से फारिग हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चूंकि उनको पता है कि यहाँ पर हमें कोई निकालेगा नहीं, तो काम नहीं भी करते, तो उनको इसीलिए हमारे यहाँ मेजोरिटी जो लोग हैं वो हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि गवर्नमेंट जॉब में ना जाएं, वरना आप अपने आप को, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप अपने आप को ज़ाया कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप प्राइवेट में होंगे और आपका इनिशियल स्टेज में रगड़ा भी लगता है, तो अल्टीमेटली वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम, ये अभी जैसा भी हमने जो बात की वो वही थी कि आपको ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें सारी चीज़ें जो है ना तस्वीर के साथ ही एक्सप्लेन की है। अचीवमेंट अवार्ड, आप जो अचीवमेंट करता है उसको आप रिवॉर्ड दें उसका। हेल्थ इंश्योरेंस आप अगर उसे देते हैं, पेड वेकेशंस दे दें आप, मील ब्रेक्स खाने का जो वक्फा है वो आप उसको प्रॉपर दें, सोशल सिक्योरिटी,
कि मतलब उसको जैसे आपका होता है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी, ये सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। और पर्क्स एंड बोनसेस, अगर कंपनी ने कमाया है तो उसको बोनस मिलना चाहिए, और हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी तनख्वाह में जो है एडिशन होना चाहिए, और एम्प्लॉई अलाउंसेस। ये सारी चीज़ें जब आप देते हैं तो आपका जो एम्प्लॉई है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद है जी लास्ट, तकरीबन लास्ट कॉन्सेप्ट है 7 सोर्सेज ऑफ पावर। ये पावर की किस्में हैं जो कि यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में। आपके पास एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें से कुछ पावर्स होंगी, तो हर इंडिविजुअल के पास सर्टन पावर्स होती हैं। तो लेजिटिमेट पावर जो है वो सीईओ के पास होती है, वो उसके पास लीगल अथॉरिटी होती है हायरिंग फायरिंग की। अब यहाँ पर हायर की स्पेलिंग HAIER मत लिखना, HIRING, हायरिंग फायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हिमाकतें मत करो तुम लोग, अंग्रेजी तुम लोगों की बेड़ा गर्क हुआ है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। रिवॉर्ड पावर, फिर इंफॉर्मेशन पावर, कोएर्सिव पावर, डंडे के जोर पे लोगों को चलाना, रेफरेंट पावर, मतलब आप उसके लिए किसी का रेफरेंस यूज करके और पावर एक्वायर करते हैं। मसलन यहाँ पर इसके साथ जो ये बेसिकली जुडिशियल पावर की बात हो रही है। ये कमज़ोर जो है उसके पास पावर कहाँ से आती है? हमेशा जुडिशरी उसको पावर देती है, अगर जुडिशरी सही हो तो। नहीं हो तो वो भी फिर मतलब ये है कि नवाज शरीफ को $500 मिलियन लेके और बाहर भेज देती है। सो और ये फिर मतलब ऐसी ठगी छुपी बात नहीं है। अखबारों में ढके छुपे अल्फाज में ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। और फिर उसके बाद है जी कनेक्शन पावर। तो अगर मेरे पास वैसे पावर ना हो तो इमरान खान या जरदारी या उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा के और अपने ऑफिस में रख लूँ, तो जो सामने वाला आएगा कस्टमर, तो वो मेरे कनेक्शंस, वो यही समझेगा कि मेरे इन जिनके पास पावर है उनके साथ मेरे कनेक्शंस हैं, तो वो फिर वो आपकी पावर से मरूब हो जाएगा। और एक्सपर्ट पावर होता है, ये नॉर्मली जो है वो जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास ये एक्सपर्ट पावर होती है। तो वो भी आपको एक पावर देती है, जिसकी वजह से जब आप टीचर के सामने क्यों बोलते हुए घबराते हैं, इसलिए कि आप उसे समझते हैं कि ही इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो उसके सामने आप सवाल पूछते हुए घबराते हैं। लेकिन जब आपको टीचर कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है, इमरान खान वाला नहीं, मेरा वाला, तो भी लोग सवाल नहीं पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उनमें से हैं जिनको धक्के दे के भेजा गया है, खुद शौक से नहीं आए। ये उसकी जो है डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। मैं इस डिटेल्स को अब मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको आपने खुद पढ़ना है। सिर्फ इसमें यहाँ पर ये देख लें कि ये जो पावर्स हैं तीन, ये फॉर्मल अथॉरिटी है और ये जो है डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटीज। तो ये इंटरनल पावर कहलाती है एक तरह से, या और ये थोड़ी सी एक्सटर्नल पावर है, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे, बल्कि इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लें। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। सो इसका जो डिटेल्स है वो यहाँ से आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर्स। और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कौन सी पावर है वो अब आपने खुद डिसाइड करनी है, और वही पावर अपने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इस्तेमाल करके अपने टीम से काम लेना होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लीडर में और मैनेजर में? मैनेजर्स लाइट अ फायर अंडर पीपल, लीडर्स लाइट अ फायर इन पीपल। तो अंडर पीपल में मतलब ये कि आप एक्सटर्नली फोर्स लगा के लोगों को काम करवाते हैं, और लीडर जो है वो उनके अंदर आग लगा देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि वो काम करें। तो आज आप एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में अनफॉर्चुनेटली ये बात वैलिड नहीं होती। हमारे यहाँ जो है वो एक शेर उसके लिए मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। तो जो नादान लोग होते हैं उनको जितना प्यार मोहब्बत से भी समझाओ, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली कीट के, उनको प्यार मोहब्बत से चलाओ तो वो नहीं चलते, उनको डंडे के जोर पे चलाओ तो थोड़े से चलते हैं। और वही चीज़ आपको सोसाइटी में भी नजर आएगी कि जब डंडा होता है तो सब सही हो जाते हैं, डंडा नहीं चलता तो सब मादर किधर आज़ाद होते हैं। जबकि वेस्ट में वो डंडे से नहीं चीज़ों को तरीके से लेके चलते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। सॉरी, बेल बज रही थी। सो वेस्ट का अमेरिकन राइट्स में सब ने देख लिया वेस्ट का फेस। मैं जब वेस्ट की तारीफ कर रहा होता हूँ तो ये मतलब कितने सालों में ये फेस आपको नजर आया, सालों में जाके एक चीज नजर आई। यहाँ पर आपको ये नक्शे जो हैं वो रोजाना की बेसिस पे नजर आएंगे, ये डिफरेंस है दोनों में। तो मतलब हमारा मसला ये है कि हम वेस्ट को अगर मैं अभी यहाँ पर बैठ के गालियां देनी शुरू करूँ तो सब मेरी वाह वाह करेंगे, मैं उनकी तारीफ करूँ तो बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये याद रखें कि जब भी आपने आ, आ, आगे बढ़ना है तो अपने अंदर बुराई देखनी है, दूसरों में खूबी देखनी है। हमारी मुसीबत ये है कि हम दूसरे में खामी और अपने अंदर खूबी तलाश करते हैं। इस चीज से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपने अपने आप को सही करना है, फिर दूसरे से एक्सपेक्ट करें कि वो सही होगा। हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन अच्छे की करते हैं लेकिन खुद सही होने को तैयार नहीं है। अब उनके अंदर ये आपको वेस्ट की ये जो नजर आई तो सालों में जाके एक चीज नजर आई तो आपने उसको पकड़ के बैठ गए। यहाँ पर सुबह शाम दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, सड़क पे जो जिस तरह से मारा मारी होती है वो आपको नजर नहीं आ रही, उसमें आपको मतलब तकलीफ नहीं हो रही है। ये इसकी वजह यह है कि आपने अभी वो माहौल देखा नहीं। जब आप एक दफा वो देख लेंगे तो फिर आपको जो है ना नजर आए, आपको लगेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चिड़िया कर रहा हूँ। अभी तो हमने कूड़े में आंख खोली है तो हमें सफाई किस चीज को कहते हैं सफाई, वो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमने हर जगह कूड़ा देखा है तो हम इसीलिए पान की पीके थूकते हुए भी हमें कोई एहसास नहीं होता। तो ये दूसरे में बुराई मत तलाश करें। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। हर चीज में हर वक्त कीड़े निकालना जरूरी नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं तो थ्रू आउट मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार मैं समझा रहा हूँ। अगर मुझे सुनाना होता तो मैं तो मतलब ये कि आपको नंबरों के जरिए से मैं आपको टाइट कर सकता था, लेकिन मैं नंबरों से टाइट नहीं कर रहा हूँ आपको। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको, इस तरह से मत लें जिस तरह से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजर यूजेस पीपल और लीडर जो है डेवलप्स पीपल। तो दिस इज इट अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके 10 नॉलेज एरियाज जो हैं वो इसके साथ ही कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हमारे जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हैं हम उसको कवर करेंगे, लेकिन वो जो 4 चैप्टर्स हैं वो ऐसे नहीं है कि जिसमें मतलब कोई आपको नई चीज़ नहीं मिलेगी। वो यही सारी चीज़ें जो हमने अब तक कंप्लीट कर ली हैं ऑलरेडी, एक तरह से वो रिवीजन होगा। सो और अभी मैं आपका जो क्विज है मैं अभी आपको डाल दूंगा। अभी बजे हैं आपके लेट मी सी 12:26 हुई है। मैं आपको दे रहा हूँ ये 12:40 पे आपको आपका क्विज मिल जाएगा। 12:40 से 1:10 तक का होगा, 30 मिनट्स हैं आपके पास। चूंकि ये कंसिडर नहीं हो रहा है तो आप अटेम्प्ट ज़रूर करें, और जिनको वाकई पूरे नंबर चाहिए तो कम से कम आपके 15 आंसर सही होंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो दिस इज बेसिकली अगेन, मैं पनिशमेंट देना चाहता तो मैं आपके ये नंबर काउंट करता, एवरेज आउट करता और आपके नंबरों का सत्यानाश हो जाता। लेकिन मैं आपको वाई थ्योरी से चलाना चाह रहा हूँ। मैं इसको कंसीडर सिर्फ उस सूरत में करूंगा
जब आपके 15 या 15 से ज्यादा सही होंगे, otherwise it will not be considered. So you must attempt and you will get your quiz in 10 minutes. So remain online and try to solve the quiz. To that we सर can section. Yes, जी बोलें. सर क्विज सारे टॉपिक्स में से आएगा पूरा जितना पढ़ा है? जितना पढ़ा है उसी में से है, लेकिन वो नहीं है जो मैंने आपको दिया है, जो आप जिसका सोल्यूशन आपके पास है उसमें से नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया है वही है. मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि सिर्फ उसी ये सवाल अब आपका नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ाया वही आएगा. अब नहीं भी सर पढ़ाया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू विल बी एबल टू डू इट, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. अंडरस्टैंड? ठीक है सर, ठीक है सर. अब फिर मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि इसमें कुछ सवाल मुश्किल हैं, मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो 15 से ऊपर लेकर आएगा उसके मैं नंबर कंसीडर करूंगा, जिसके नहीं होंगे उसके कंसीडर नहीं होंगे, ये वाले मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे उसके. इज दैट क्लियर नाउ? यस सर. टोटल 30 नंबर है जी. टोटल नंबर्स कितने हैं? यार टोटल और उसको छोड़ दो, तुम्हें जो असाइन जो क्विज के जो 10 नंबर हैं वो पूरे मिलेंगे. अब वो टोटल तो 50 भी होंगे तो वो स्केल डाउन होंगे ना, नीचे जाएंगे वो. ठीक सर. ठीक है. ये तुम लोग अभी भी नंबरों से बाहर नहीं निकल रहे हो. मेरी नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट की बजाय तुम नंबरों के पीछे भागते हो. तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए यार, कॉन्सेप्ट बनाओ अपने. सर कॉन्सेप्ट तो बना लेंगे, नंबर भी तो चाहिए होते हैं ना सर, पेपर भी हाँ तो तो पास नंबर करने चाहिए हैं. तो फिर उसके लिए मेहनत भी करनी होती है ना यार. सिर्फ मतलब सिर्फ ये पूछ के कि जी नंबर कहाँ से आएगा, कितना आएगा, जो आता है वही आएगा या नहीं आता वो भी आएगा, तो ये सर नहीं अब चाहिए. सर आप कोशिश तो करेंगे ना कि बस ठीक है, तो नंबर कोशिश ज्यादा करो, से. इंशाल्लाह अल्लाह कर अच्छा करेगा. तुम अपनी की तरफ से कोशिश करो. मैं तुम्हें अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना चाह रहा हूँ बस. मेरे पढ़ाने में कहीं गड़बड़ है तो मुझे बताओ. नहीं सर, अब ऐसी कोई बात मैंने की इस पूरी बात में? जी. ये तो सर आप अपनी तरफ से जज कर रहे हैं. नहीं, मैं जज नहीं कर रहा हूँ. मैं सर मैंने जजमेंट ऐसी कोई बात की है आपसे कि मैं आपके मैं पढ़ाने में लड़ प्रॉब्लम है? नहीं रहा हूँ, तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ. इसको इस तरह से मत लो. मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो है ही जजमेंटल. क्योंकि ओवर द इयर्स हमारा जो पूरा जो सेटअप है ना वो है इसी तरह का, इसलिए इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है. तो इसको तुम भी उसी तरह से लो, मैं भी उसी तरह से लेने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने ये नहीं कहा कि मैं कंसिडर करूंगा, अगर अच्छे होंगे तो कंसिडर करूंगा, नहीं होंगे तो नहीं करूंगा. अब इससे ठीक बढ़ के सर. और क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ. नहीं नहीं सर, ठीक है, मैंने ये बात पूछी नहीं है आपसे कि आप कंसिडर करते हैं. मैं असल तो में अभी मार्क्स का जो मेरा पूछना तो सवाल बनता है ना सर. अभी जो मेरा सवाल था वो ये था कि मेरे पढ़ाने में आपको कहीं पर कोई गड़बड़ नजर आई है अब तक? नहीं सर, वो तो मैंने अगर है पहले तो बता वो भी दिया मुझे सर, बोल बार दो. बार क्यों? अगर सही होगा तो मैं उस पर भी नंबर दूंगा. चलो अभी बता दो, चलो अगर है कोई बात तो. अभी नहीं तो फ्राइडे वाली क्लास में बता देना. क्या चीज सर? ठीक है. क्या चीज बतानी है? यही कि कोई अगर मेरे प्रॉब्लम अगर पढ़ाने है? में गड़बड़ है तो मुझे बताओ. नहीं नहीं सर, अगर होती तो मैं बता देता, इसमें क्या हाँ, झूठ नहीं वो बोलने वाली इसलिए बात. मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे एथिक्स में तो हमने फेस टू फेस भी पढ़ा है, तो पता है मुझे कि तुम मुझे बोल भी दोगे और मैं उस पे नंबर नहीं काटता हूँ, ये भी तुमने देख लिया होगा. यस सर. सर देखें, एथिक्स में बात हुई थी तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर बिल्कुल दी थी सर, सही है. इसमें कोई छुपा. मैं यही एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ. अभी भी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यू मस्ट फील फ्री टू डिस्कस विद मी, ताकि मैं नो अपने आप को सर, सही करूँ. सर ऐसा कोई नहीं है, अगर होता मैं आपको जरूर बताता. ओके. ओके, खुदा हाफिज एंड गुड लक विद योर क्विज.